स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्रोबेबिलिटी का काफ़ी सिंपल आर्टिकल है और सारा खेल सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने का है। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉपर्ली कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है तो सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा पूरे प्रोबेबिलिटी में। तो मेन चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, कि हम किसी क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो स्टार्ट करते हैं। और प्रॉपर्ली अगर सारी चीज़ें देखोगे तो इसके क्वेश्चन एक दो मिल ही जाते हैं एग्ज़ाम में और वो 100% श्योर होते हैं। 100% करके आओगे और हर एक वैरायटी सिंपल, इजी, मीडियम सारे हमने इंक्लूड कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक एक्सपेरिमेंट होगा और वो रिपीट होगा सेवरल टाइम। ऐसा नहीं होगा एक बार एक्सपेरिमेंट होगा, कम से कम वो n बार होगा। और n की वैल्यू यूजुअली तो 2 या 2 से ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली जब भी क्वेश्चन देखोगे तो एक्सपेरिमेंट 3 या 3 से ज़्यादा बार एटलीस्ट परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं हम 3 बार, 4 बार, 10 बार। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसे मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो टेस्ट मैच होगा, मतलब कई सारे मैचेस होंगे, एक मैच नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये जो कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा वो कई बार रिपीट होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। कम से कम 2 बार, 3 बार, 2 बार में तो बहुत आसान हो जाएगा, कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। और अगर इसका नंबर बहुत हायर हो जाता है, लाइक मान लो 300 बार, 400 बार, तो वहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। वो भी आगे फर्दर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट होगा, कई बार परफॉर्म करा जाएगा अंडर सेम आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस में वो एक्सपेरिमेंट कई बार होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। और अब सपोज कर लो इस एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q है। ये 2 आउटकम्स हैं या 2 इवेंट्स हैं, इवेंट 1, इवेंट 2। अभी 2 आउटकम्स के लिए देख रहे हैं, फर्दर अभी 3 आउटकम्स के लिए भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो भी इवेंट्स हैं, events are mutually exclusive and exhaustive। ये events mutually exclusive as well as exhaustive हैं, मतलब P plus Q जो आएगा वो 1 आएगा। तो अभी 2 इवेंट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर इसको 3-4 इवेंट्स के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हम 5 बार और हेड आया तो हम जीत गए और टेल आया तो हम हार गए। हेड आया तो जीत गए, टेल आया तो हार गए। ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार टॉस करा हमने कॉइन को। तो कॉइन कई बार टॉस हो रहा है, पहली बात तो ये हो गई। उसके जो आउटकम्स हैं, हेड आना और टेल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों का सम 1 आएगा। ठीक है, देन तो इसकी जो इवेंट्स आ रही हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आ रही हैं। P plus Q 1 आएगा। अब यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो P and Q प्रोबेबिलिटीज हैं ये चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आर कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल लेके हम समझाते हैं इस चीज को। कॉइन टॉस कर रहे हो तो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। दूसरी बात, एक डाई थ्रो कर रहे हो, मान लो प्राइम नंबर आना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/6। ठीक है, 1/2। और हर बार प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी जितने बार भी कॉइन को, डाई को थ्रो करा जाए। तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल एक और केस करते हैं हम लोग। एक बैग है, बैग में 5 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 by 1 हम बॉल निकाल रहे हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कई बार किया जाता है। यहां पे वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तब अनचेंज रहेगी जब हम 1 by 1 बॉल निकालें विद रिप्लेसमेंट। 1 by 1 बॉल्स निकाली जाएंगी
विद रिप्लेसमेंट बॉल निकालेंगे तब ये प्रोबेबिलिटी अनचेंज होंगी। अगर हम बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो पहली बॉल वाइट आ गई, पहली वाइट आने की प्रोबेबिलिटी तो 5/10, लेकिन अगर पहली वाइट आ चुकी है तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, कब चेंज होंगी? विदाउट रिप्लेसमेंट में। और विद रिप्लेसमेंट में वो प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सेकेंड कंडीशन है कि इनके रिस्पेक्टिव आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अनचेंज होनी चाहिए। कॉइन और डाई में तो सेम ही रहेगी, कुछ भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बैग से बॉल निकाल रहे हैं तो विद रिप्लेसमेंट निकालें तब प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालोगे तो हर बार बॉल कम होती जाएगी, सैंपल स्पेस में से बॉल कम होती ही जाएंगी, तो प्रोबेबिलिटीज चेंज होती जाएंगी। जैसे एक पैक ऑफ कार्ड है, स्पेड आ गया तो हम जीत गए, एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं। नॉन स्पेड आया तो हम हार गए, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं, 1/1 निकालें हम, विद रिप्लेसमेंट निकालें तब प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेंगी स्पेड आने की और नॉन स्पेड आने की। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13 कार्ड स्पेड के हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं। नॉन स्पेड के लिए 39 डिवाइड बाई 52, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी अनचेंज रहेंगी अगर हमने विद रिप्लेसमेंट निकाला। विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला तो ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएंगी। तो आई होप समझ गए होगे। पी और क्यू एक्सपेरिमेंट कितने बार भी हो, ये प्रोबेबिलिटी अगर चेंज नहीं होंगी तो पहला सिम्टम्स क्या हुआ? कोई भी एक्सपेरिमेंट कई बार होगा, उनके रिस्पेक्टिव आउटकम की प्रोबेबिलिटी अनचेंज रहे तब जाके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, इस बात को देखते हैं। इफ एन एक्सपेरिमेंट performed n times, find probability that we get r times success and rest, इट मीन्स आर टाइम्स सक्सेस मतलब रेस्ट n माइनस आर टाइम्स फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं p है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, इस चीज को हमें सॉल्व करना है और यहां से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हर क्वेश्चन में यही होगा, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगना चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो सिंपली अप्लाई कर देना है। अच्छा, एक कॉइन सपोज कर लो, इसको कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉइन को टॉस कर रहे हो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवीं बार, n बार। तो पहली बार टॉस करा हेड आ गया, दूसरी बार टॉस करा हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तीसरी बार टॉस करा हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है। पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया जीत गई। दूसरी बार हार भी सकती है, जीत भी सकती है। तीसरी बार हार सकती है, जीत भी सकती है। तो ये सारे जो डिफरेंट टाइम पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। पहली बार टेल आया तो दूसरी बार हेड भी आ सकता है, दूसरी बार हेड आया तो तीसरी बार टेल हेड कुछ भी आ सकता है, तो इंडिपेंडेंट है। तो मान लेते हैं शुरू के आर टाइम्स हमें सक्सेस मिल रही है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ले लेते हैं, शुरू के आर टाइम्स सक्सेस मिल रही है और जितने आर टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये आपस में इंडिपेंडेंट है। पहली बार सक्सेस मिलेगी तो दूसरी बार फेलियर मिल सकती है और रेस्ट n माइनस आर टाइम्स फेलियर मिल रही है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इसको लास्ट में रीअरेंज कर देंगे। n माइनस आर टाइम्स फेलियर। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? p, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी। पी कितने बार मल्टीप्लाई होगा? r बार, p टू द पावर r। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? q, p प्लस क्यू 1 आएगा। या तो हम जीतेंगे या फिर हम हारेंगे, ठीक है।
ड्रॉ वाला एक केस यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट है तो Q को मल्टीप्लाई कर दें कितने बार, n-r टाइम्स। अब देख रहे हो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमने डिस्कस करा है जिसमें फर्स्ट r टाइम्स सक्सेस है और लास्ट n-r टाइम्स फेलियर है। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। हमें नेट में r टाइम्स सक्सेस चाहिए और नेट में n-r टाइम्स फेलियर चाहिए, तो ये सारे रीअरेंज हो जाएंगे। जीतना एक तरीके की चीज़ होती है और हारना एक तरीके की चीज़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी मैच में इंडिया 1 रन से जीत रही है या 100 रन से जीत रही है, चीज़ें सेम होती हैं। या किसी मैच में इंडिया 1 रन से हार रही है या 100 रन से हार रही है, तो जीतना इज़ एन आइडेंटिकल थिंग एंड हारना इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिकल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल n चीज़ें हैं जहाँ पे r एक जैसी चीज़ें हैं, सक्सेस इज आइडेंटिकल थिंग है, रेस्ट n-r एक जैसी चीज़ें हैं। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n-r। सिंपल, क्लियर है बात? ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हर एक क्वेश्चन में मेनली जैसे हमने बताया बहुत सिंपल होता है, बट आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम सही चीज़ को सही जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 8 फेयर कॉइन्स आर टॉस। ये बात हम पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉइन को 8 बार टॉस करो या 8 कॉइन एक साथ उछाल दो तो सेम बात होती है। तो ये क्वेश्चन हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 कॉइन इज टॉस्ड एट टाइम्स। तो पहली चीज हमें मिल गई कि एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है 8 बार हो रहा है, पहला क्लू। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। सपोज कर लो हेड आना इज विनिंग, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और कॉइन में और डाइस में अगर कई बार थ्रो कर रहे हो तो 100% बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा ही सकते हो, बिकॉज यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिस्पेक्टिव आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी में। तो 8 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हेड आना और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अनचेंज रहेंगी, किसी भी हालत में वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है एग्जैक्टली 3 हेड। एग्जैक्टली लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर 3 हेड भी बोलता तो भी हम 3 ही हेड पे निकालते। तो 8 में से 3 बार हेड आए, हेड की प्रोबेबिलिटी की पावर 3, और रेस्ट टाइम टेल आए। दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। नॉट मोर देन 3 हेड, नॉट मोर देन 3 हेड, 3 हेड से ज़्यादा ना आए, इसका मतलब या तो 0 हेड आए या फिर 1 हेड आए या 2 हेड आए या 3 हेड आए। यहाँ पे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होंगी। तो फिर से देख लो, 0 हेड आए, 8C0, हेड की प्रोबेबिलिटी की पावर 0, सारे बार टेल आए। फिर 8C1, एक बार हेड आए, 7 बार टेल आए। फिर 8C2, 2 बार हेड आए और 6 बार टेल आए। फिर 8C3, 3 बार हेड आए, 5 बार टेल आए। सिंपल, क्लियर है? अब है एटलीस्ट 6 हेड। एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 बार हेड आए। तो कम से कम 6 बार हेड आए मतलब 6 हेड आए, 7 हेड आए, 8 हेड आए। 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड। 8C6, 6 हेड आए, 2 बार टेल आए। फिर 7 हेड आए, 1 बार टेल आए। फिर 8 हेड आए, 0 बार टेल आए। सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। और प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान पार्ट यही होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक क्वेश्चन मान के चलो एग्जाम में देखी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डाई इज थ्रोन।
डाई भी अगर कई बार थ्रो करा जा रहा है तो मान के चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 100% लग जाएगा। एक डाई को 5 बार थ्रो कर रहे हो, गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस है। ऑड कैसे आता है? 1 3 5, 3 केसेस, 1/2 ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर आना मतलब फेलियर, 3/6, 1/2। ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस। कम से कम 4 सक्सेस चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देख रहे हो ऑड नंबर और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अनचेंज होगी। एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है तो श्योरली हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 सक्सेस 5 बार कर रहे हो तो 4 सक्सेस मिले या 5 सक्सेस मिले। तो 5 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 4 बार ऑड नंबर आए, 1 बार इवन नंबर आए, या 5 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 5 बार ऑड नंबर आ जाए, 1 बार 0 बार इवन नंबर आए। सिंपल, सॉल्व हो गया। तो देख रहे हो चीजें बड़ी सिंपल हैं, बस एक प्रॉपर पैटर्न में तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 4 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। अब पेयर ऑफ डाइस है तो पेयर ऑफ डाइस में सैंपल स्पेस क्या होता है? 6 × 6 36। 4 थ्रो हैं मतलब एक्सपेरिमेंट 4 बार हो रहा है। अब रिस्पेक्टिव आउटकम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डबलेट। डबलेट कैसे आता है? डबलेट आ सकता है डाइस में 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, इसको हम बोलते हैं डबलेट। फाइनली 6 6 आ जाए। तो 6 तरीके हुए डबलेट आने के। और डबलेट ना आने के ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो जाएगा। डबलेट ना आने के 1 - 1/6। तो डबलेट आना या ना आना, इनकी प्रोबेबिलिटी जितने बार भी पेयर ऑफ डाई को थ्रो करो तुम, वो अनचेंज रहेगी, बदलेगी नहीं, वही सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी। एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे तुम, 2 बार डबलेट आए, 3 बार डबलेट आए, या 4 बार डबलेट आए। इसको दूसरे तरह से भी कर लेंगे हम लोग, या ये भी कर सकते हो एटलीस्ट 2 बार डबलेट आए तो 1 - प्रोबेबिलिटी कि डबलेट 0 बार आए, 1 - प्रोबेबिलिटी कि डबलेट 1 बार आए। सिंपली तो बचेगा एटलीस्ट 2 बार। तो दोनों तरह से कर सकते हो। 4 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 2 बार डबलेट आना है, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी 2, और डबलेट नहीं आएगा, बचे कितने एक्सपेरिमेंट? 2। 4 बार में 3 बार डबलेट आए और 1 बार डबलेट ना आए, और 4 बार में 4 बार डबलेट आए और 0 बार डबलेट ना आए। ठीक है। या 1 - 4 बार में 0 बार डबलेट आए, डबलेट की प्रोबेबिलिटी की पावर 0। हर बार, चारों बार नॉन डबलेट आए, या 4 बार में 1 बार डबलेट आए और 3 बार डबलेट ना आए। तो दोनों तरह से कर सकते हो यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी बैग वाला केस समझाया था, अगर बॉल निकाल ली और रिप्लेस नहीं करी तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फर्क पड़ेगा। हर बार जितनी बार बॉल निकालते जाओगे कम होती जाएगी बॉल। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएंगी एवरी एक्सपेरिमेंट। जितने बार एक्सपेरिमेंट करोगे प्रोबेबिलिटी चेंज होंगी। बट अगर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या करती है? प्रोड्यूस करती है कोई भी प्रोडक्ट, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती ही जाती है। फैक्ट्री कंटिन्यूसली चलती जाती है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट तुमने लिया और रिप्लेस नहीं करा तो उतना ही प्रोडक्ट वहाँ पे फिर से रिप्रोड्यूस हो चुका है। तो इन केस ऑफ फैक्ट्री या कोई भी प्लांट है, वहाँ पे अगर हम विद रिप्लेसमेंट नहीं भी निकालते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी अनचेंज रहेगी, बिकॉज
वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता जा रहा है, इतना माल बिक गया तो उतना माल फिर से प्रोड्यूस हो गया। तो लेकिन ये चीज़ शॉप में नहीं होगी, गोडाउन में नहीं होगी, लेकिन प्लांट में, फैक्ट्री में, मिल में। आई होप ये बात समझ गए होगे, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फैक्ट्री में, प्लांट में या मिल में अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट भी कोई आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वापस नहीं रख रहे हैं, तो भी प्रॉबिलिटी अनचेंज रहती है। इस बात को ध्यान रखना। द बल्ब प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर सपोज टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव 5% है, ठीक है। तो डिफेक्टिव नहीं है, उन्नीस बटे 20। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 बल्ब, 1 बाय 1 हम 10 बल्ब निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे। आई होप ये बात समझ गए होगे। फैक्ट्री में रिप्लेस नहीं भी कर रहे हैं तो टोटल उसकी इन्वेंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उतने ही सैंपल स्पेस में उतने ही बल्ब रहेंगे। तो 10 बल्ब 1 बाय 1 निकाल रहे हो तो 10 बल्ब हैं, एक्सपेरिमेंट 10 बार कर रहे हो। विल कंटेन नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव। तो एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, जैसा हमने एक्सप्लेन करा, ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अनचेंज होगी। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। 10 बार में से 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव ना आए, इसका मतलब 0 डिफेक्टिव आए, 1 डिफेक्टिव आए, 2 डिफेक्टिव आए, नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव। 10C0, 0 डिफेक्टिव, सारे नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 9 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 8 नॉन डिफेक्टिव। दिस इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी आई होप समझ में आ गई होगी क्या करना होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार गिवन प्रोबेबिलिटी होती है, ये एक पर्टिकुलर इवेंट है, जैसे कि यार ये जो क्वेश्चन है शिप्स का है। अब शिप में हमारी तो कोई जानकारी नहीं है क्या होता है शिप में, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी जाती है। जैसे डाइस में तुम निकाल सकते हो, कॉइन में निकाल सकते हो, पैक ऑफ कार्ड में निकाल सकते हो, बैग में निकाल सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट अगर हैं तो एग्जामिनर को उसकी प्रोबेबिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लो एक कंपनी का डेटा है, इफ़ ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 शिप्स 1 इज ड्राउन्ड, 10 में से 1 शिप डूब जाता है, डूबने की प्रोबेबिलिटी ये और नहीं डूबने की प्रोबेबिलिटी 9/10। ये गिवन प्रोबेबिलिटी है, ये हम अपना कॉमन सेंस यूज करके नहीं निकाल सकते, और गिवन डेटा कांस्टेंट ही होता है। वो उसने अपनी कंपनी का जो भी डेटा है या व्हाटएवर किसी भी रूट का डेटा है तो इस तरह का डेटा हम खुद से कभी नहीं निकाल सकते। तो ये डेटा हमेशा दिया जाएगा, और दिया जाएगा जो डेटा गिवन डेटा होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डूबने की या ना डूबने की कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स 1 बाय 1 5 शिप भेजे जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट 5 बार हो रहा है, एटलीस्ट 4 रीचेस सेफली, कम से कम 4 सेफली पहुंच जाएं, तो 4 सेफली पहुंच जाएं या 5 सेफली पहुंच जाएं, 5 के 5 सेफली पहुंच जाएं, तो नहीं डूबे दैट इज सेफ, डूब गया तो अनसेफ हो गया। तो ध्यान से देखना, 5 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 4 शिप ना डूबे, ना डूबने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, 1 शिप डूब जाए, डूबने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, और 5 में से 5 सेफली पहुंच जाए तो 9/10 की पावर 5 और 1/10 की पावर 0। सिंपली दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देर आर 6% डिफेक्टिव आइटम इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। लार्ज बल्क ऑफ आइटम मतलब इनफाइनाइट आइटम है, कुछ निकाल भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6% डिफेक्टिव आइटम है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 6/100, 3/50। तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/50, 47/50। ठीक। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 8 आइटम, 8 आइटम है, 1/1 8 आइटम तुम निकाल रहे हो, ठीक है, एक साथ निकालो या 1/1 निकालो, यहां पे बात सेम होती है। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव का मतलब ये हुआ या तो 0 डिफेक्टिव हो या 1 डिफेक्टिव हो, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। तो 8 में से 0 डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी पावर 0 और नहीं डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी की पावर 8, 8 के 8 नॉन डिफेक्टिव। फिर 1 डिफेक्टिव तो 8C1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी की पावर 1, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी की पावर 7। 1 डिफेक्टिव 7, नॉन डिफेक्टिव सिंपल। आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा। और यहां पे लार्ज बल्क ऑफ आइटम लिखने का मतलब क्या हुआ कि इतना सारा इन्वेंट्री है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो, ठीक है। इस वजह से हम उसको रिप्लेस करें या ना रिप्लेस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये है, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेज अ सीरीज ऑफ मैच, इफ इंडिया विंस गेट 2 पॉइंट, इफ इंडिया लूज एंड गेट 0 पॉइंट, एंड इफ रिजल्ट इन अ टाई। अच्छा, यहां पे अब देख रहे हो, अब यहां पे 3 आउटकम्स हो जाएंगे। अभी तक तो हम सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे थे, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सपेरिमेंट है जो n बार हो रहा है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, ड्रॉ भी हो सकता है। 3 आउटकम्स है, सपोज कर लो ये P, ये Q, इसकी प्रोबेबिलिटी P, इसकी प्रोबेबिलिटी Q और इसकी प्रोबेबिलिटी R। P + Q + R। एक्सपेरिमेंट कितने बार हो रहा है? n बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जीतने की प्रोबेबिलिटी P है, हारने की प्रोबेबिलिटी Q है और टाई होने या ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी R है। ये सारी प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड है, गिवन है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, n बार हो रहा है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वी विन R1 times, lose R2 times, and rest n - R1 + R2 ड्रॉ हो जाए या टाई हो जाए। क्लियर है? तो R1 टाइम्स जीतना है तो उसी तरह से कर लेते हैं, R1 टाइम्स सक्सेस या विन। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में शुरुआत के R1 टाइम्स हम जीत ही रहे हैं, इसको बाद में रीअरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट R2 टाइम हार रहे हैं, बाद में पूरा रीअरेंज कर लेंगे। एंड रेस्ट n - R1 - R2 टाइम्स ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट कितने बार भी हो सब इंडिपेंडेंट है। पहली बार जीत गया तो दूसरी बार हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, ड्रॉ भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जीतने की प्रोबेबिलिटी P है, कितने बार मल्टीप्लाई कर दें? R1 बार। हारने की प्रोबेबिलिटी Q है, कितने बार मल्टीप्लाई कर दें? R2 बार। ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी R है, कितने बार आ रहा है? n - R1 + R2 टाइम्स।
टोटल यहाँ पे n चीज़ें हैं। अभी जस्ट बताया जीतना एक तरह की चीज़ होती है, आइडेंटिकल होती है, हारना एक तरह की चीज़ है और ड्रॉ होना एक तरीके की चीज़ है। तो R1 बार, R1 आइडेंटिकल चीज़ें हैं जीतना, R2 आइडेंटिकल चीज़ें हैं हारना, और रेस्ट n माइनस R1 प्लस R2 टाइम्स ड्रॉ होना। फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया n फैक्टोरियल अपॉन जितने बार जीत रहे हो उसका फैक्टोरियल, जितने बार हार रहे हो उसका फैक्टोरियल, रेस्ट जितने बार ड्रॉ हो रहा है उसका फैक्टोरियल। दैट्स इट। क्लियर है बात? अब देखो यही चीज हम, ये फॉर्मूला जब 3 आउटकम हो, जीतना, हारना और ड्रॉ करना, टाई करना, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया अगर जीत रही है तो उसको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, हार रही है तो 0 पॉइंट मिल रहे हैं, और टाई हो रहा है तो 1 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है। फाइन प्रोबेबिलिटी, टेस्ट मैच है, कितने मैच हो रहे हैं? 5। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, देखो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये कैसी इवेंट है? अगर कोई मैच हो रहा है या व्हाटएवर, तो वो प्रोबेबिलिटी तुम अपने कॉमन सेंस से नहीं निकाल सकते, वो देना पड़ेगा एग्जामिनर को, या फिर बोले कि 10 मैच हो रहा है उसमें से 4 जीत रहा है तो 4/10 उस तरह से निकाल सकते हो। अदरवाइज ये चीज़ एग्जामिनर को देनी होगी। और कोई भी गिवन डेटा कांस्टेंट ही होता है, 5 मैच के लिए ये चीज़ कांस्टेंट होगी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, गिवन प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है कि इंडिया 5 मैच खेले और 5 मैच के एंड में उसके टोटल 5 पॉइंट आए, तो 5 पॉइंट कैसे आ सकते हैं? जीतने में 2 पॉइंट, हारने में 0 पॉइंट, ड्रॉ होने में 1 पॉइंट। 2 मैच जीत जाए 4 पॉइंट हो गए, 5 खेलना जरूरी है, 1 लूज करे 1 टाई करे, टाई में 1 पॉइंट मिल जाएगा, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट इधर मिल गया, 1 पॉइंट इधर मिल गया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। 2 जीत जाए, 3 जीतेगी तो 6 पॉइंट हो जाएंगे, जबकि हमें 5 पॉइंट चाहिए। 1 जीत जाए 2 पॉइंट, 3 टाई हो जाए 3 पॉइंट, 4 मैच हुए तो 1 लूज कर दे, या फिर 5 टाई हो जाए, 0 जीते 0 हारे, हर एक टाई पे 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस बनेंगे। टोटल मैच कितने बार हो रहा है? 5 बार। 2 बार जीत रहा है, 1 बार लूज कर रहा है, 1 बार टाई कर रहा है। जीतने की प्रोबेबिलिटी की पावर 2, लूज कितने बार करना है? 1 बार। ड्रॉ या टाई कितने बार करना है? 1 बार, लिखा ही हुआ है यहां पे। देखो 5 मैच हो रहे हैं, 1 जीत रहा है, 3 टाई हो रहे हैं, 1 हार रहा है। तो जीत रहा है मतलब 1/2 की पावर 1, हार रहा है 1/6 का क्यूब, ड्रॉ हो रहा है 1/3 की पावर 1। फिर फाइनली 5 मैच हो रहे हैं, 5 टाई हो रहा है, 0 जीत रहा है, 0 हार रहा है। एंड बाय द वे 0 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल 1 आता है। तो टाई या ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 5, जीतने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0, हारने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0। दैट्स इट। ये हमारा आंसर आ गया सिंपली। क्लियर है? तो ये टाइप आई होप समझ में आया होगा। अगर 3 आउटकम्स हैं, 3 इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं। 100 आइडेंटिकल कॉइन्स, 100 आइडेंटिकल कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दो, या एक बार 100 कॉइन को टॉस, एक कॉइन को 100 टाइम टॉस करो, मेथड सेम होता है, आंसर सेम आता है। तो एक्सपेरिमेंट 100 बार हो रहा है विथ प्रोबेबिलिटी P ऑफ शोइंग हेड, मतलब बायस्ड कॉइन है,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी है P, तो टेल आना, हेड और टेल ही होता है कॉइन में, की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P। ठीक है, इफ P लाइज बिटवीन दिस टू दिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शोइंग ऑन 50 कॉइन, 100 में से 50 कॉइन में हेड आए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी P दे रखी है, रेस्ट 50 में क्या है, ऑब्वियसली टेल आ जाए, इज इक्वल टू दैट ऑफ हेड शोइंग ऑन 51 कॉइन। तो 100 में से 51 कॉइन में हेड आए, रेस्ट में टेल आ जाए। P की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये 51 है, ये यहां पे 1 माइनस P बच जाएगा, ये 50 है, ये 51 है, तो उधर P बचेगा, तो ये नीचे आ गया, ये 100C51 अपॉन 100C50। सो NCR, ये फॉर्मूला याद रखना है, NCR अपॉन NCR माइनस 1 आता है N माइनस R प्लस 1 डिवाइड बाई R। तो यहां पे ये वैल्यू रख दूं, N क्या है 100, R क्या है 51 प्लस 1 अपॉन R क्या है 51। ठीक है, ये हो जाएगा 50 बाई 51, 51 माइनस 51P इज इक्वल टू 50P। तो P आ जाएगा तुम्हारा 51 बाई 101, 51 बाई 101 इज P, 51 बाई 101, B इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप अटेम्प्ट करना, देखना कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन इज टॉस। कितने बार कम से कम उछालें? तो मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट n बार हो रहा है, कॉइन में हेड और टेल आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड ही होती है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो गई। आई थिंक अब ये बातें और बेहतर समझ में आ रही होंगी। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट, मतलब कम से कम 0.8 है इसका, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.8 आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, n बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक बार भी हेड ना आए, n बार टेल आए, तो ये हो जाएगा 1 उधर ले जाओ, 0.2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो n की लीस्ट वैल्यू बतानी, इसके लिए 2 की पावर n 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली n को क्या रख दें, कम से कम 3 रख दें, 8 हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 3 ऑप्शन नहीं है, तो NOT मतलब नन ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार अपने आप ट्राई करना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्ब हिटिंग अ ब्रिज। इस तरह की भी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, गिवन प्रोबेबिलिटी है, इट मीन्स कांस्टेंट है, बॉम्ब है वो ब्रिज को हिट कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और हिट ना करे तो ऑब्वियसली 1/2, 50-50% चांस है, गिवन प्रोबेबिलिटी है तो कांस्टेंट है, एंड 2 डायरेक्ट हिट्स आर नीडेड टू डिस्ट्रॉय इट, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 हिट्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 हिट रिक्वायर्ड है। द लीस्ट नंबर ऑफ बॉम्ब, फिर से वही
लीस्ट नंबर ऑफ बॉम्ब मान लेते हैं एन बॉम्ब हम फायर कर रहे हैं, 2 तो चाहिए ही चाहिए तभी वो टारगेट डिस्ट्रॉय होगा, कम से कम 2 हिट करें, एटलीस्ट 2 हिट द टारगेट, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिज बीइंग डिस्ट्रॉय इज ग्रेटर देन 0.9। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हिट चाहिए, एटलीस्ट 2 हिट चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 2 हिट मतलब 0 हिट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कोई हिट ना करे, माइनस प्रोबेबिलिटी 1 हिट कर दे इज ग्रेटर देन 0.9। ठीक है, एन बॉम्ब फायर करे जा रहे हैं, 0 हिट करे मतलब 1/2 की पावर 0, सारे मिस कर जाएं, फिर 1 हिट करे और बाकी सारे मिस कर जाएं। क्लियर है? तो NC0 होता है 1 और NC1 होता है n, तो इसको इधर ले आओ, 1 से सबट्रैक्ट करोगे 0.1 बन जाएगा, ग्रेटर देन ये 1/2 की पावर n, ये भी 1/2 की पावर n, NC0 1, NC1 n। n की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये वैल्यू n की लीस्ट वैल्यू बतानी है, जिसके लिए वैल्यू छोटी आए इससे। तो आई होप ऑप्शन में वैल्यू दे रखी होंगी, तो ऑप्शन से 1/1 यहां पे वैल्यू रख के तुम चेक कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया है, फर्दर कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। तो ऑप्शन में जो भी वैल्यू है रख रख के चेक करते जाना, जिसके लिए कम से लीस्ट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड बैकवर्ड, ऑब्वियसली बैकवर्ड के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होता है तो 0.6 होगा, नहीं देता तो भी हम 0.6 रखते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एंड ऑफ 11th स्टेप ही इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज कर लो कुछ छोटे बच्चे हैं जो स्टेयर्स पे खेल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टेयर से उसने स्टार्ट करा, कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया, कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया। ठीक है, हमसे बोला गया है कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड इस स्टेयर से जस्ट, सपोज कर लो ये 2 नंबर की स्टेयर है, इससे जस्ट 1 स्टेप आगे हो या 1 स्टेप पीछे हो। कितने स्टेप्स चल रहा है? 11 स्टेप, 11 स्टेप्स। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, इट मींस कांस्टेंट है। ठीक है, 11 स्टेप के आखिरी में ओरिजिनल स्टेज से या तो 1 स्टेप ऊपर हो या 1 स्टेप नीचे हो, तो 11 में से अगर देखो तो 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड चले तो हो जाएगा, या फिर 5 फॉरवर्ड 6 बैकवर्ड। यहां पे 1 स्टेप ऊपर होगा और यहां पे 1 स्टेप पीछे होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से यहां पे सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, 11 स्टेप से 11 में से 6 फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी, बैकवर्ड की 0.6, कितना बचा? 5। फिर 11 में से 5 स्टेप फॉरवर्ड, रेस्ट 6 स्टेप बैकवर्ड। सिंपल, खत्म। क्लियर है? तो ये टाइप आई होप समझ में आ रहा होगा, और सारे ही वैरायटी हमने कोशिश करी इंक्लूड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ए टू विन अगेंस्ट बी, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बेसिकली ए जीत रहा है, अगेंस्ट बी जीत रहा है, या अगेंस्ट किसके जीत रहा है, वो दे रखी है 0.4। इसका मतलब ए के लूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.6। ठीक है, इफ ए हैज ऑप्शन ऑफ प्लेइंग आइदर बेस्ट ऑफ 3 गेम और बेस्ट ऑफ 5 गेम, 2 ऑप्शन है, या तो बेस्ट ऑफ 3 खेल लो। बेस्ट ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? 3 गेम हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ 3। ए के लिए बेस्ट ऑफ 3 यही होगा कि
या तो 2 जीत जाए या तीनों जीत जाए। एक जीता इसका मतलब 2 हारा, तो दैट इज़ नॉट बेस्ट ऑफ 3। तो बेस्ट ऑफ 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, 2 जीते या तीनों जीत जाए। बेस्ट ऑफ 5 में क्या आएगा, बेस्ट ऑफ 5 में आएगा 5 मैच हो रहे हैं, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ मैच तुम्हें जीतना है। 5 मैच हो रहे हैं तो 3 जीत जाओ, 4 जीत जाओ या 5 जीत जाओ, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑप्शन शुड ए चूज सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द मैच इज हायर। मतलब वो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो बेस्ट ऑफ 3 खेल लो या बेस्ट ऑफ 5 खेल लो। किस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इस बात को हमें चेक करना है। तो बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 5 समझ गए होगे। 3 गेम हो रहे हैं, 5 गेम हो रहे हैं, मान लेते हैं P1 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बेस्ट ऑफ 3। तीन गेम हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 3 बार हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 बार हो रहा है, कम से कम 2 बार जीते, मतलब 3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। 3 में से 2 बार जीते, जीतने की प्रोबेबिलिटी की पावर 2, हारने की प्रोबेबिलिटी की पावर 1 प्लस, या फिर 3 में से तीनों बार जीत जाए, एक बार भी ना हारे। ये बेस्ट ऑफ 3 हो गया। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे अभी। बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 बार जीते, 4 बार जीते, 5 बार जीते। 3 बार जीते 5 में से 3 बार जीते, जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, हारने की प्रोबेबिलिटी 2.6। 4 बार जीते, या 5 बार जीते, क्लियर है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी तो फिर वो वही ऑप्शन चूज़ करेगा। अगर बेस्ट ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही जीतने की तो वही ऑप्शन चूज़ करेगा। बेस्ट ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही तो वो ऑप्शन चूज़ करेगा। और बाय द वे जब तुम ये कैलकुलेट करते हो तो करके देखना, P1 ही ज़्यादा आएगा P2 से। तो इसका मतलब स्टूडेंट या जो भी प्लेयर है वो बेस्ट ऑफ 3 गेम्स चूज़ करेगा। इसको मैथमेटिकली तुम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। आई थिंक पहला वाला आता है 0.352 और दूसरा जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.317। तो ये प्रोबेबिलिटी कम है, P2 कम है, P1 कम है, तो ऑब्वियसली वो 5 गेम क्यों खेलेगा, वो 3 ही गेम खेलेगा जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा हो। तो क्लियर है, आई थिंक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक समझ में आ गया होगा। और यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लो तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें इन क्वेश्चन से भी मिल सकती हैं एग्ज़ाम में।